गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए जून मंथ के करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम 6 जून के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कलेक्ट कर सकते हैं। शुरू करें 6 जून के करंट अफेयर को। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के लिए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आर्कडी ड्रोकोविच किस संस्था के अध्यक्ष हैं? कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, आप सभी को पता है 18वीं लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको क्रेजी जी के ट्रिक के प्लेटफॉर्म पर कल मिल गया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए। फिर भी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन यहां पर कलेक्ट कर लेता हूं। 18वीं लोकसभा के रिजल्ट पर है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जाकर। एमसीक्यू और थ्योरी सेक्शन दोनों वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाकर देख लीजिए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे कहा जाता है एनडीए, इसने कुल कितनी सीटें जीती है? एनडीए जानते हैं कौन है? ये बीजेपी का अलायंस है, मतलब बीजेपी और उसका जो गठबंधन है उसकी यहां पर बात की गई है, इसे कहा जाता है एनडीए। 8वीं लोकसभा के इलेक्शन में जिसका रिजल्ट 4 जून को आया था, एनडीए ने टोटल देखिए 292 सीटों पर जीत हासिल की है। देखिए, गठबंधन को तो बहुमत मिला है, हालांकि बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन की, उसको केवल 240 सीटें ही मिली है। तो एक पार्टी के तौर पर बीजेपी के पास गठबंधन नहीं आया, लेकिन एनडीए जो बीजेपी का अलायंस है, एनडीए जो है उसके पास गठबंधन है। उम्मीद है कि शायद बीजेपी गवर्नमेंट बना लेगी, नॉर्मली बना ही लेगी। अगर अलायंसेस के जो गठबंधन के जो दूसरे दल हैं, अगर वहां पर सब कुछ ठीक रहता है तो गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी और तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी पीएम की शपथ लेंगे। देखते हैं, लेट्स सी क्या हो सकता है आगे। तो देखिए, 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, आप सभी को पता है एनडीए ने 292 सीटों पर जीत हासिल की है। एनडीए के बाद इंडिया अलायंस, जिसको इंडी अलायंस भी कहा जाता है, कांग्रेस और ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा दलों का अलायंस है ये। इंडिया गठबंधन ने 233 सीटें अपने नाम की है। यहां पर देखिए, गठबंधन तो ठीक है, लेकिन हमको 4 टॉप पार्टी के बारे में पता होना चाहिए जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती। तो पहली कौन? बीजेपी 240। दूसरे नंबर पर है कांग्रेस जिसने 99 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें अपने नाम की और तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर विजय हासिल की। तृणमूल कांग्रेस ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में, पूरा पासा ही पलट दिया इन्होंने। और कांग्रेस है ना 99 सीटें लेकर आई है पूरे भारत में। बीजेपी सबसे ज्यादा लेकर आई है सिंगल पार्टी के तौर पर 240 सीटें। डन। तो यहां पर मैंने आपको कैजुअल सी इंफॉर्मेशन दे दी है, वैसे वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन है उसको देख लीजिएगा। यहां पर एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। देखिए, इलेक्शन की घोषणा हुई थी 16 मार्च 2024 को। 7 फेज में इलेक्शन हुए थे। 19 अप्रैल को शुरू हुए, 1 जून को खत्म हुए और 4 जून को आ गया रिजल्ट। 543 सीटों पर मतदान हुआ था, लोकसभा की सीटों पर। ओके, सबसे ज्यादा वोट से कौन जीता? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो यह है शंकर लालवानी। इंदौर से ये बीजेपी के कैंडिडेट थे जिन्होंने देखिए 12,26,751 वोटों से जीत हासिल की है। सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले कैंडिडेट इंदौर के शंकर लालवानी, क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने अंतिम समय में अपना नामांकन वापस ले लिया था। तो इनके सामने विपक्ष में वैसे कोई पावरफुल पार्टी थी नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तो थी नहीं और दूसरी छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियों से इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो शंकर लालवानी ने सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल की इंदौर सीट से। डन। तो यहां पर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी।
आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो आज के लिए आप सभी के लिए ज्योग्राफी 2 पार्ट में डिवाइड है। देखिए, इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर आप कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए 149 रुपीज में अवेलेबल है, और केवल अगर आप इंडियन पॉलिटी का कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए 99 रुपीज में अवेलेबल है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पीडीएफ टेस्ट आपको एप्लीकेशन के अंदर ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, तो वहीं पर आपके लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इंडियन वर्ल्ड यहां पर कंबाइन है और यहां पर केवल इंडियन ज्योग्राफी है, तो लिंक पर क्लिक करें, तो ध्यान से परचेस कीजिएगा जो भी आप परचेस करना चाहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से अभियान की शुरुआत की? तो देखिए, आप सभी को पता है, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम कैंपेन की शुरुआत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान, आंसर हो जाएगा आंसर सी। पीएम का लक्ष्य पूरे भारत में इस अभियान के तहत 1 करोड़ वृक्ष लगाने का है, तो इसे नाम दिया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 जून को इसकी घोषणा की है और इसके तहत पूरे भारत में 1 करोड़ वृक्ष लगाए जाने वाले हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। थीम भी मैंने आपको बताई थी, जैसे 2024 की थीम की बात करें तो लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ रेसिलियंस, ये 2024 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है। 23 की थीम क्या थी? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, 2023 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी। आयोजन कहां किया गया? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्ट कंट्री कौन? सऊदी अरब। शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाए जाने की शुरुआत 5 जून को की गई थी 1973 में। मैंने आपको मिड वीडियो में क्वेश्चन दिया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल में 1987 में हुआ था। यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, काफी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़े। आंध्र प्रदेश में हुए 16वें विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ने बहुमत हासिल किया? देखिए, 8वीं लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है उसके साथ साथ 4 स्टेट की विधानसभाओं के भी इलेक्शन हुए थे। 2 को हमने याद है लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, कौन कौन थे? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भी रिजल्ट आए हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां की विधानसभा में टीडीपी, जिसे तेलुगु देशम पार्टी के नाम से जाना जाता है, इसने बहुमत प्राप्त किया है विधानसभा के चुनाव में। पूरी डिटेल देखेंगे दोनों स्टेट की। तो 8वीं लोकसभा के इलेक्शन के साथ इसका भी इलेक्शन हुआ था और 4 जून को इसका भी रिजल्ट आया है लोकसभा रिजल्ट के साथ। देखिए, आंध्र प्रदेश में 16वीं लोकसभा का इलेक्शन था, ठीक है। 175 सीट है आंध्र प्रदेश में विधानसभा की। इसमें टीडीपी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में यही है, 2 लोग, चंद्रबाबू नायडू और उधर नीतीश कुमार, है ना। तो ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी। इन्होंने बहुमत हासिल किया है 175 सीट में से 135 टीडीपी ने अपने नाम की है, सबसे ज्यादा। तो अब ये गवर्नमेंट बनाएगी आंध्र प्रदेश स्टेट में, ठीक है। इसके पहले जो 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए थे आंध्र प्रदेश में, उस वक्त बहुमत आया था वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास और उसके सीएम बने थे वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और अब सीएम किसके बनेंगे? तो ये बनेंगे तेलुगु देशम पार्टी के। जो भी आगे ये जिसको भी सीएम बनाए, अभी तो बने नहीं है, पर जिनको भी बनाए तो तेलुगु देशम पार्टी के सीएम बनेंगे इस बार। अब बात आती है ओडिशा की, ठीक है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा विधानसभा में 17वीं विधानसभा का चुनाव था। 147 सीटें हैं और बीजेपी ने सबसे ज्यादा 78 सीट अपने नाम की है ओडिशा में। 24 साल से नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल बीजेडी, इसके मुख्यमंत्री थे, 24 साल से थे। अब इनको पछाड़कर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। 147 सीट में से 78 सीटें बीजेपी के पास आई है। तो अब बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी कहां पर? ओडिशा में। ओके, तो याद रखना, नवीन पटनायक अभी तक ओडिशा के सीएम थे, अब बीजेपी अपना सीएम बनाएगी क्योंकि उसके पास बहुमत है।
आगे आ जाएं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान 108वीं रैंक के साथ भारत का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट बना है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक देने का काम करती है, इसने 2025 की रैंक को जारी किया है और इस रैंक के अनुसार 108वें रैंक पर रखा गया है भारत के आईआईटी बॉम्बे को। इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे सबसे टॉप पर है इंडियन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में, लेकिन किस नंबर पर? 108वें नंबर पर। ओके, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार आईआईटी बॉम्बे भारत का शीर्ष संस्थान है। इस रैंक के आधार पर आईआईटी बॉम्बे को 108वीं रैंक दी गई। उसके बाद भारत की जो अदर इंस्टीट्यूशन है उनकी बात करें तो आईआईटी दिल्ली इस रैंक में 150वें स्थान पर है और आईआईएससी बेंगलोर इस रैंक में 211वें स्थान पर रखी गई। टॉप पूछी गई है तो ये आईआईटी बॉम्बे है 108वें स्थान पर, इसको याद रखिए। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटी कौन वर्ल्ड में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि स्थित है यूएसए के कैम्ब्रिज में। ओके, सेकेंड नंबर पर इंपीरियल कॉलेज लंदन का है, यूनाइटेड किंगडम का, और थर्ड पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम की। भारत की संस्था या यूनिवर्सिटी आईआईटी बॉम्बे इस लिस्ट में 108वें स्थान पर है अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नामक एक सीएफडी सॉफ्टवेयर विकसित किया है? सीएफडी सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है ना, इसे कहा जाता है सीएफडी। इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया है हाल ही में इसरो ने। सॉफ्टवेयर क्या है? तो जो स्पेस है उसके मैनेजमेंट से संबंधित ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसरो ने डेवलप किया है। वैसे इसरो की एक संस्था है जिसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, इसने प्रवाह नामक सॉफ्टवेयर बनाया। पूर्ण रूप तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप याद रखिए कि प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने बनाया? तो विक्रम साराभाई। और अगर विक्रम साराभाई का नाम नहीं आता तो यह संस्था किसके अंडर में काम करती है? तो इसरो के अंडर में काम करती है। सॉफ्टवेयर का उद्देश्य देखो, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग एरोस्पेस के क्षेत्र में एरोस्पेस मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा। ओके, एरोस्पेस मैनेजमेंट के लिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है और इसको नाम दिया गया क्या? प्रवाह। विक्रम साराभाई ने डेवलप किया है। काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? पहले आंसर लेंगे फिर समझेंगे कि यह शिखर सम्मेलन क्या है। तो देखिए, काजा शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो यह अफ्रीकी देश जाम्बिया में आयोजित किया गया। काजा एक क्षेत्र अफ्रीका में 5 देशों में फैला हुआ है और बहुत ही संवेदनशील जैव विविधता वाला क्षेत्र है काजा। अब ये जिन जिन देश में फैला हुआ है उन्होंने मिलकर जो सम्मेलन आयोजित किया वो कहलाता है काजा शिखर सम्मेलन। 2024 में आयोजित किया गया है जाम्बिया में। अब आपके दिमाग में आएगा उद्देश्य क्या है, तो ठीक है वो भी पता चलेगा। देखो, काजा क्षेत्र 5 दक्षिण अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है ना। इन 5 देशों का जो सम्मेलन है वो काजा शिखर सम्मेलन के नाम से जाम्बिया के लिविंगस्टोन नाम के प्लेस पर आयोजित किया गया। मैं भी बताऊंगा मैं आपको, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले काजा क्षेत्र को समझते हैं कि ये क्षेत्र इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक संवेदनशील जैव विविधता वाला क्षेत्र है। देखिए, वर्ल्ड की 70% भूमि, काजा क्षेत्र की जो 70% भूमि है वो संरक्षण के अधीन है। यहां पर काजा क्षेत्र में 103 वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरियाज है और 85 फॉरेस्ट रिजर्व काजा क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। 5 देशों में फैला हुआ है और देखिए इस क्षेत्र में अफ्रीका की 2/3 से ज्यादा हाथियों की आबादी निवास करती है। अब होता क्या है कि 5 देश जहां पर काजा क्षेत्र फैला हुआ है पिछड़े हुए, और ये अपनी अर्निंग के लिए नॉर्मली जो जानवर है उनके बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे हाथियों के दांत हो गए,
अदर जो भी बिक सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, जानवर का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी अंग, तो उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन आप सभी को पता है कि सिटीज जो कि एक संस्था, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा, इसने प्रतिबंध लगा रखा है वर्ल्ड में ऐसी स्पीशीज के व्यापार पर जो कि भाई संकटग्रस्त है या फिर जंगली प्रजातियां। तो सिटीज, इस संस्था को कहा जाता है सिटीज। अब इसने प्रतिबंध लगा रखा है और जो क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप यहां पर देखेंगे काजा क्षेत्र 5 देशों के अंदर, जाम्बिया, देखो अफ्रीका का ये मैप देख रहे हो आप, ये पूरा क्षेत्र है 5 देशों का, जाम्बिया, अंगोला, जिम्बाब्वे, नामीबिया और बोत्सवाना, बीच में ये क्षेत्र है। अब ये जो काजा जो क्षेत्र है, यहां पर भी प्रतिबंध लगाया गया है सिटीज नाम की संस्था के द्वारा, इंटरनेशनल संस्था है। तो ये 5 देश ने घोषणा की है कि भैया हम सिटीज से बाहर आ जाएंगे, ये जो संस्थान है इससे हम अपने आप को बाहर कर लेंगे अगर आपने हमको इन क्षेत्र में जो क्षेत्र है वहां पर इन जानवरों के अंगों को बेचने या व्यापार पर अगर आपने हम पे लगा हुआ प्रतिबंध नहीं हटाया तो हम सिटीज, ये जो संस्थान है, इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, काजा क्षेत्र के सदस्य देशों ने वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन से बाहर होने की बात कही है और उन्हें बोला भैया हमको तो चाहिए परमिशन कि भाई हम ऐसे प्रोडक्ट तो बेच पाए जो जानवरों को बिना हार्म किए लिए जा सकते। तो ये इनकी डिमांड है 5 देशों की। तो इन्हीं पर काजा सम्मेलन या कहा जाए काजा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहां पर? तो इसका आयोजन किया गया है पर्टिकुलर, जो कि हमारा आंसर था, जाम्बिया। क्षेत्र नहीं पूछा जाएगा कि जाम्बिया के लिविंग स्टोन में, लेकिन आपसे यह पूछा जा सकता है कि काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया, तो आपको देश याद रखना पड़ेगा, जाम्बिया, जो कि दक्षिण अफ्रीकी देश है। ठीक है, समझाना थोड़ा आपको डिफिकल्ट था ये पॉइंट, ठीक है, फिर भी आई होप आपको समझ में आया होगा कि सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया और 5 देश किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, ये आपको इजीली समझ में आया होगा। आगे आते हैं, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया कृष्ण प्रकाश को। कृष्ण प्रकाश, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, कौन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, कृष्ण प्रकाश की बात करें तो ये काउंटर टेरर यूनिट जो कि मुंबई में स्थित है, इसके प्रमुख के पद पर वर्तमान में देखने को मिलते हैं। इन्हें ही हाल में मुंबई के कृष्ण प्रकाश को ही प्रतिष्ठित वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आप सोचेंगे कि यार काउंटर टेरर यूनिट के प्रमुख हैं और इनको पुरस्कार साहित्य का दिया गया है, तो क्यों दिया गया? तो देखिए, ये जो पुरस्कार है सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो इन्होंने अपने पद पर रहते हुए भारत के कल्चर को प्रमोट किया है, भारत की जो आध्यात्मिक पद्धति है उसको प्रमोट किया है। इसीलिए हाल ही में मुंबई के कृष्ण प्रकाश को वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे, नासा ने चंद्रमा के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया? तो यह समझौता नासा ने किया है ESA के साथ, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ। अब है क्या ये समझो, नाम क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम। आपको पता है पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन मापा जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस से जिसका नाम है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। कहां पर है? लंदन के पास, यूनाइटेड किंगडम में लंदन के पास से वो रेखा गुजरती है। पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन वहीं से मापा जाता है अंतरराष्ट्रीय रूप से। तो अब नासा और ESA एक साथ आए हैं कि चंद्रमा पर भी इस तरह का एक टाइम जोन बनाया जाए जहां से पूरे चंद्रमा का टाइम मापा जा सके। इसको नाम दिया गया है स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम, जिसके लिए नासा और ESA ने आपस में समझौता किया। समझ में आ गया होगा, वही पॉइंट है यहां पर। तो चंद्रमा पर भी समय को निर्धारित किया जाए, इसलिए स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम के लिए समझौता किया है नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स किस देश की सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक समुदाय से
पहली महिला ब्रिगेडियर बनी हैं डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स पाकिस्तान में। पहले ही मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप सभी को पता है, नाम से समझ में आ जाएगा कि ये ईसाई है, और पाकिस्तान में 1 स्टार ऑफिसर तक पहुंच गई है ये, मतलब पहली महिला ब्रिगेडियर बनी। कौन? डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स। पाकिस्तान देश की सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर है, ईसाई महिला है। पाकिस्तान के 77 ईयर का जो सैन्य इतिहास है उसमें देखिए 1 स्टार ऑफिसर के पद पर पदोन्नत होने वाली यह पहली महिला है। नाम डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स, ठीक है, ईसाई महिला है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंगापुर में शांग्री ला वार्ता, जिसे कहा जाता है एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो सिंगापुर में एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के 21वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया। कौन सा संस्करण है? 21वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है सिंगापुर में। कहां पर हुआ है? सिंगापुर, जो कि एशियाई देश है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समझिएगा, तो एशिया क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है इस सम्मेलन में। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 21वां संस्करण है और आयोजन हुआ है सिंगापुर में। क्लियर? तो यहां पर 6 जून के सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। सारे क्वेश्चन इजी थे लास्ट डे, तो आप इजीली आंसर भी कर पाओगे। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 की थीम क्या है? पता चल जाएगा, हमने बात भी की है आज। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ रेसिलियंस 2024 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे आए, हल्ला टॉमस डॉटिर किस यूरोपीय देश की प्रेसिडेंट चुनी गई? किस यूरोपीय देश की? आइसलैंड। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन कहां किया गया? स्विट्जरलैंड में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त किया गया? सिंपल, विजया भारती सयानी। विश्व एथलेटिक्स ने विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप की घोषणा की। 2026 में इसके पहले संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? कहां पर? हंगरी। आंसर ए। चर्चा में रहा फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट किस भारतीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। आंसर हो जाएगा आंसर बी। हाल ही में माउंट केनालोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि आप समझ रहे हैं फिलीपींस का ज्वालामुखी है, तो वहां पर जो स्थानीय लैंग्वेज है उसमें इसका नाम है माउंट केनालोन। तो माउंट केनालोन ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ। कहां का ज्वालामुखी है? तो यह ज्वालामुखी है फिलीपींस का। आगे आ जाएं, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में विनर को कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो जो कप जीतेगा उसको दी जाएगी $2.45 मिलियन की पुरस्कार राशि। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यह थी रुचिरा कंबोज, जो कि अब सेवानिवृत्त हुई है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कितने जीते थे? 7। आंसर डी। ओके, डन। कमेंट में बता देना कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन में गोल्ड कितने आए हमारे पास, बता दोगे? इजी क्वेश्चन है। कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन ऑफ द डे ले लेते हैं, आंसर ले लेते हैं। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया? तो यह देश है ब्रिटेन। एटाना बोनमाटी किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी है? तो यह स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी है, काफी सुर्खियों में रहती है। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओके, और मिड वीडियो का आंसर मैं आपको बीच में ही बता चुका हूं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल सही आंसर आया है अरुण गोयल का। वैसे सारे स्टूडेंट के सही आंसर थे, एक कमेंट यहां पर मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था।
वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्स ऑफ द डे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप क्लिक करके अपने कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ओके, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।